नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, क्योंकि हमारी जो सेंटेंसेज हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, वो सीक्वेंस इसी एडिशन के हिसाब से है। जैसे कि आज हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो कि 98 से 104 सीक्वेंस पर है। तो ये सीक्वेंस इसी एडिशन के हिसाब से है। इसके अलावा ये सेंटेंस जो है एसएससी, सीए, पीएफएस, एनआईए, एसएसएफ, कांस्टेबल, जीडी एंड असम राइफल्स, राइफलमैन, जीडी 5 मार्च 2019 वाले एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इस एग्जाम के नाम और इस डेट के हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे पहले सेंटेंस पर। और ये जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सबको हम पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा 98 सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन ट्रेवलर वर इंजर्ड इन द डीरेलिंग ऑफ द ट्रेन लास्ट नाइट। अप्रोच आप हमारी जानते हैं। हम सेंटेंसेस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस तरह के वर्ड फॉर्मेशंस को यूज किया गया है, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। सबसे पहले लिखा हुआ है मोर देन वन ट्रैवलर। देखिए, मोर देन वन ट्रैवलर, ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है, ये एक ही फ्रेज है, जो कि नाउन फ्रेज है। अब इस नाउन फ्रेज के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, और वो जरूरी है इस सेंटेंस को सही करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, मैंने लिखा मोर देन वन। क्या लिखा हुआ है? पर्सन लिखा हुआ है, ट्रेवलर लिखा हुआ है, TRAVELLER। अब ज्यादातर स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, या सभी स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि मोर देन वन ट्रेवलर कितनी यूनिट को रिफर कर रहा है, कितने ट्रेवलर को रिफर कर रहा है, तो वो कहेंगे कि सर एक से तो ज्यादा ही होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। ये डेफिनेट नहीं है कि इनमें से किस नंबर को ये रिफर कर रहा है, लेकिन एक से ज्यादा को रिफर कर रहा है, और एक से ज्यादा को रिफर कर रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी नाउन फ्रेज को, इस पूरे के पूरे यूनिट को प्लूरल कंसीडर किया जाना चाहिए था। और अगर ये प्लूरल कंसीडर किया जाना चाहिए था, तो इसके साथ आनी चाहिए थी जो वर्ब है हमारी, वाज, सॉरी वर। अगर इसको प्लूरल कंसीडर करोगे तब तो इसके साथ वर्ब सही हो जाती है, लेकिन इसके साथ वाज लगाई जाती है। अब ये उथल पुथल समझने के लिए कि क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह का कंटेक्स्ट आपको दिया गया है, ये समझने के लिए ही ये एडिशनल बातें हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नए पेज पर चल लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोर देन वन स्टूडेंट वाज absent। अब यहाँ पर वाज आएगा या वर आएगा? क्वेरी आप समझ गए, क्वेश्चन आप समझ गए कि मोर देन वन ट्रेवलर हो या मोर देन वन स्टूडेंट हो, सम्मिलित रूप से कुमुलेटिव वे में एक से ज्यादा कोई रिफर कर रहा है। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये तो डेफिनेट नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा की बात अगर कहीं पर भी हो रही है, तो इसका जो रिफर्ड मीनिंग है वो प्लूरल है। और अगर ये किसी प्लूरल एंटिटी को, प्लूरल यूनिट्स को रिफर कर रहा है, तो बेसिकली इसके साथ हमें वर का इस्तेमाल करना चाहिए। वाज का इस्तेमाल गलत हो जाता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकर इसके साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं, वर को गलत कहते हैं, वर का इस्तेमाल नहीं करते। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, पहले इस स्ट्रक्चर को अगर हम पहले एनालाइज करते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो मोर है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, डिटर्मिनर भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अब डिटर्मिनर तो यहाँ पर इसको कंसीडर कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं लिखा। एडवर्ब भी इसको कंसीडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए तो ये आया नहीं है डिग्री वगैरह बताने के लिए। अब इसको प्रोनाउन ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब जब इसको प्रोनाउन कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट,
और प्रोनाउन भी ऐसा जो एक से ज्यादा यूनिट को रिफर करेगा। मोर अगर इस फ्रेज के साथ ना भी लिखा होता तो भी प्लूरल यूनिट को ही रिफर करता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। देन एक ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। अब देन को आप कंजंक्शन ट्रीट करोगे तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट नेचर की कंजंक्शन के बाद कोई क्लोज लिखी होती है। देन के बारे में मैं अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा जब आगे हम कंटेक्स्ट में बात करेंगे। फिर तो इसको प्रीपोजिशन ही कंसीडर करना पड़ेगा। और जब ये देन प्रीपोजिशन हो गया तो इसके बाद जो लिखा हुआ है वो इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट में क्या है, ये नाउन लिखा हुआ है स्टूडेंट, और नाउन से पहले एक डिटर्मिनर लगा हुआ है जो कि एक यूनिट को रिफर करता है, इसीलिए हमने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट्स नहीं लिखा। ये डिटर्मिनर हो गया इस नाउन के लिए। तो ये जो लगाई गई है ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई है इस मोर के बारे में बताने के लिए। अगर ये प्रीपोजिशन फ्रेज है देन वन स्टूडेंट, ये अगर एक प्रीपोजिशन फ्रेज हो रही है मोर के बारे में बताने के लिए कि किससे मोर है, किससे मोर होने की, किससे ज्यादा होने की बात की जा रही है, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज तो इस प्रोनाउन के लिए आई है और इसको तो एडजेक्टिव फ्रेज ही कंसीडर करोगे आप। बेसिक इंग्लिश या इंग्लिश के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चले तो यही है। अब ये तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गई जो मोर के लिए आई है। मोर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसके हिसाब से हमारा वर इस्तेमाल होना चाहिए था। हमारी जो मेन वर्ब लगाई जानी चाहिए थी या हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाएगी वो ऐसी लगाई जाएगी जो प्लूरल वर्ब के साथ एग्री करे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एग्री करे, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हो। लेकिन हम लगाते वाज है, हम या नेटिव स्पीकर्स, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, ऑलमोस्ट ऑल स्पीकर्स, एक दो को मैं नहीं जानता अगर वो वर्ड लगा देते हो तो इसके साथ वाज यूज करते हैं। और आपकी जो एरर दी है सेंटेंस में, जो सॉल्यूशन दिया होगा एसएससी ने, वो भी वाज ही दिया होगा। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि इस फ्रेज के साथ वाज क्यों लगाया जाता है, कोई ग्रामरियन ये कह सकता है, जस्टिफिकेशन बता रहा हूं मैं। देखो कई बार इंग्लिश में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो ग्रामर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से एग्री ना करती हो या उसके बियॉन्ड चली जाती हो या उसको वॉयलेट करती हो, लेकिन लोग उसको बोलने लगते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो लैंग्वेज में जगह बना लेती हैं। इनको हम इडियोमेटिक यूसेज कहते हैं। लेकिन हम अगर इसको ग्रामेटिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि क्यों मोर देन वन स्टूडेंट, एक से ज़्यादा यूनिट को रिफर कर रहा है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये रिफर कर रहा है, फिर भी इसके साथ वाज आ रहा है, अगर हम इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो कोई व्यक्ति किस तरह के, कोई ग्रामरियन किस तरह का जस्टिफिकेशन दे सकता है। पहला जस्टिफिकेशन तो वो ये देगा, पहला जस्टिफिकेशन वो ये देगा कि जो मोर देन वन स्टूडेंट आपने लिखा है सर, इसमें मोर देन वन को एक सेपरेट यूनिट मान लो कि ये जो मोर देन वन फ्रेज है इसको एक मल्टी वर्ड डिटर्मिनर मान लो या कंपाउंड डिटर्मिनर मान लो। यानी कि ये मोर देन वन पूरा का पूरा क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, एक एब्सोल्यूट डिटर्मिनर हो गया। अपने आप में तीन शब्द मिलकर एक डिटर्मिनर है। हालांकि इनके अंदर की स्ट्रक्चर में जाएंगे तो भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन में ये मानने में दिखाना चाहता हूं आपको कि क्या है। मोर देन वन को अगर हम एक एब्सोल्यूट डिटर्मिनर मान लेते हैं, मल्टीवर्ड डिटर्मिनर मान लेते हैं, तो भी मोर देन वन एक से ज्यादा कोई रिफर कर रहा है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मतलब ये डिटर्मिनर ऐसे नाउन के साथ लगाया जाना चाहिए जो एक से ज्यादा हो, और दो हो, तीन हो, चार हो, वो तो पता नहीं। तो फिर तो मोर देन वन के साथ हमें स्टूडेंट नहीं लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मोर देन वन को एक सेपरेट एब्सोल्यूट यूनिट मान ले, एक सेपरेट डिटर्मिनर मान ले कि अपने आप में मल्टीवर्ड जो है एक डिटर्मिनर लिखे हुए हैं, तो भी इसका मीनिंग जो है प्लूरल को ही रिफर करेगा। और प्लूरल अगर डिटर्मिनर हो गया आपका, एक ऐसा डिटर्मिनर हो गया जो प्लूरल यूनिट्स को रिफर कर रहा है, तो भी आपको स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा इसके साथ, और स्टूडेंट्स लिखोगे तो भी यहां पर वर्ड लगाओगे। अब यही सेम ग्रामरियन ये कह सकता है कि नहीं नहीं सर, चूंकि इसमें वन लगा हुआ है तो वन होने की वजह से आप स्टूडेंट का स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, स्टूडेंट ही रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो अब तो ये दोनों बातें उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। अभी तो वो ये कह रहा था कि सर इस पूरी यूनिट को डिटर्मिनर मान लो, अभी वो ये कह रहा है कि सर स्टूडेंट का स्टूडेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वन लगा है और वन के हिसाब से ये स्टूडेंट हो गया।
मतलब ये नाउन हो गया और इस डिटर्मिनर का इफेक्ट इस नाउन पर पड़ा। अभी अभी आप कह रहे थे, अभी एक ग्रामेरियन कह रहा था कि इस पूरी यूनिट को डिटर्मिनर कंसीडर कर लिया जाए, और इस पूरी यूनिट को डिटर्मिनर कंसीडर किया जाएगा तो इसके साथ प्लूरल आना चाहिए लॉजिकल वे में। यही सेम ग्रामेरियन अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं सर, स्टूडेंट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वन लगा हुआ है। तो अगर इस वो वन को देखकर इस वन के हिसाब से स्टूडेंट रख रहा है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो वन का इफेक्ट को इस नाउन पे ले रहा है, यानी कि इसको डिटर्मिनर कंसीडर करके नाउन का नंबर तय कर रहा है। तो या तो वो इसको डिटर्मिनर कंसीडर कर ले मोर देन वन को पूरे को, या फिर इसको डिटर्मिनर कंसीडर कर ले। उसकी खुद की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई ग्रामेरियन ये कह सकता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये जो जस्टिफिकेशन है फेल हो जाता है। दूसरा कोई ग्रामेरियन ये कह सकता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने किसी को ऐसे बोलते हुए कहते हुए नहीं पाया है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जब मैंने इस पर दिमाग लगाया बैठकर पिछले समय में कि ये क्या फ्रेज है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, तो मुझे मेरे दिमाग में चीजें आई कि कोई व्यक्ति इस तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकता है, कंसीडर कर सकता है। जस्टिफिकेशन नंबर 2, जस्टिफिकेशन नंबर 2, कोई व्यक्ति इस फ्रेज को और किस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा या किस तरह से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। देखो मैंने लिखा है मोर देन वन पर्सन। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है, पर्सन क्या स्टूडेंट ही लिखते हैं, अपने कंटेक्स्ट में रहते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि सर ये तो हो गया नाउन और वन हो गया इसके लिए डिटर्मिनर, और इसी की वजह से उसको हम सिंगुलर रख रहे हैं, प्लूरल नहीं किया। और ये जो मोर देन पूरी की पूरी फ्रेज हो गई, ये हो गई सर हमारी एडवर्ब फ्रेज जो कि इस वन के बारे में बता रही है। यानी कि ये मोर देन, ये दो वर्ड मल्टी वर्ड एडवर्ब फ्रेज हो गए, या मल्टी वर्ड एडवर्ब हो गया, और ये एडवर्ब लगाया है हमने वन को, वन डिटर्मिनर को मॉडिफाई करने के लिए। एडवर्ब डिटर्मिनर को मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनर लगभग एडजेक्टिव के फंक्शन में होते हैं, एडजेक्टिव ही कंसीडर कर लेते हैं कुछ ग्रामर तो उनको। तो मोर देन अगर आप एडवर्ब कंसीडर करोगे तो ये बात तो सही है कि वो डिटर्मिनर वन को मॉडिफाई करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन क्या ये लॉजिकल है? या लॉजिकल होने के साथ साथ ये क्या सेंसिबल है? क्या इसमें कुछ मीनिंग है? क्या इससे एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर सकते हो आप? देखो कैसे, ये हमारा वन है जिसको आप डिटर्मिनर कह रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि मोर देन ने जो कि एक एडवर्ब फ्रेज आपने कंसीडर कर लिया, मल्टीवर्ड एडवर्ब, इस मोर देन ने इस वन डिटर्मिनर को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मोर देन ने वन को जब मॉडिफाई किया तो वो ये भी तो बताएगा कि वन किससे मोर देन है, वन किससे मोर देन है। अगर मैं पांच को मोर देन से मॉडिफाई करने की बात करूं तो मैं ये भी तो बताऊंगा पांच किससे मोर देन है। मोर देन 4 बता दूंगा, मोर देन 3 बता दूंगा, मोर देन 2 बता दूंगा, मोर देन 1 बता दूंगा। मतलब यहाँ पर वो नाउन या वो यूनिट कहाँ लगी है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम मीनिंग को कंप्लीट कर सके, एक सेंसिबल मीनिंग कन्वे कर सके। भाई वन को मोर देन बताया जा रहा है, लेकिन किससे मोर देन बताया जा रहा है ये तो इसमें है ही नहीं इंफॉर्मेशन। तो ये जस्टिफिकेशन भी जो है इसी वजह से फेल हो जाता है। मोर देन को आप एडवर्ब कंसीडर करने की कोशिश करोगे, आप एक इनकम्प्लीट मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो। भाई वन को आपने मोर देन बता दिया, लेकिन किससे मोर देन है वो? 5 को आपने मोर देन बताया तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5 इज मोर देन 4। चलो ये तो मैंने एडजेक्टिव बना दिया, लेकिन अगर एडवर्ब भी हो तो भी वो ये तो बताना ही पड़ेगा कि वो किससे मोर देन हो। तो ये एडवर्ब जो है इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ है, ये वन को कैसे मॉडिफाई कर पाएगा? तो ये भी बस एक भिड़ाने वाली बात है, ये भी एक तरह का जस्टिफिकेशन है जो कि मुझे सही नहीं लगता, फेल। एक और जस्टिफिकेशन हो सकता है, जस्टिफिकेशन नंबर 3, कोई ग्रामरियन ये कह सकता है कि सर हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का यूज कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब प्रिंसिपल ऑफ क्लोजनेस,
ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा नाउन या एक से ज्यादा सब्जेक्ट की सिचुएशन हो तो वर्ब के क्लोजर वाले नाउन को आप सब्जेक्ट कंसीडर कर लें, या वर्ब के क्लोजर वाले सब्जेक्ट को आप इफेक्टिव या इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लें और उसके हिसाब से वर्ब को एग्री करें, उसके हिसाब से वर्ब को लगाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से वही फ्रेज लिखी, मोर देन वन स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, मैंने जब कोरिलेटिव कंजंक्शन आपको समझाए थे तो कोरिलेटिव कंजंक्शन समझाते वक्त मैंने प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी के बारे में बताया था। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी का मतलब है क्लोजनेस। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी ये कहता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा नाउन या एक से ज्यादा सब्जेक्ट की सिचुएशन हो तो आप क्लोजर वाले को इफेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आपने जो है कंसीडर कर लेना है और उसी के हिसाब से, इसी नाउन के हिसाब से वर्ब लगानी है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी को ध्यान में रखकर आप वन स्टूडेंट के हिसाब से वाज तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये खुद जस्टिफाइबल है? देखो, वन स्टूडेंट को हम क्लोजर कंसीडर कर रहे हैं। क्लोजर कंसीडर कर रहे हैं, दूर वाला कहाँ है? किसी भी यूनिट को, किसी भी थिंग को, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को अगर आप क्लोजर कंसीडर कर रहे हो तो कोई दूर वाला भी तो होना चाहिए। अगर आप वन स्टूडेंट को क्लोजर कंसीडर कर रहे हो तो दूर वाला कहाँ है? आप बोलोगे सर ये है दूर वाला, ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये दूर वाला सब्जेक्ट हो गया। अगर इसको प्रोनाउन कंसीडर करोगे, उसको भी नाउन कंसीडर करोगे, फिर तो ये जो देन है इसको आप कंजंक्शन कंसीडर करोगे। अगर इसको प्रीपोजिशन कंसीडर कर लिया फिर तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई मोर के लिए। वो तो हमने पहले ही शुरू में बता दिया था वो केस क्या है। उस केस के हिसाब से तो आप वहां पर वाज लगा ही नहीं सकते। फिर आप इसको देन को कंजंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा और कंजंक्शन कंसीडर करके ये बोलना पड़ेगा कि जो दो नाउन या प्रोनाउन फ्रेजेस हैं उनको जोड़ा गया है इसके द्वारा, और चूंकि हमें इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक को कंसीडर करना था तो हमने इस वाले को, क्लोजर वाले को इंपॉर्टेंस दी, इसको सिग्निफिकेंस दी, इसके हिसाब से हमने वर्ब लगा दी। लेकिन इसमें भी एक दुविधा है, वो ये कि जब देन कंजंक्शन होता है तो वो सब ऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, और सब ऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट क्लोजेस को जोड़ते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोजेस को जोड़ते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोजेस को जोड़ते हैं। ये वर्ड्स और फ्रेजेस को नहीं जोड़ते। अगर ये वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा तो फिर तो इसको प्रीपोजिशन ही कंसीडर कर लो। जब देन को प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों कंसीडर किया जा सकता है और ये वर्ड्स को जोड़ने के लिए आया, फिर तो इसको प्रीपोजिशन मानने में क्या दिक्कत है? हाँ, एक सेंटेंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके दिमाग को घुमा देगा। वो ये कि अगर मैं लिखूं, ये मैं देन के बारे में बता रहा हूं कि देन को कंजंक्शन माना जाए या प्रीपोजिशन माना जाए। ये सेंटेंस देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा दे लाइक हिम मोर देन मी। अब देखो, मी ऑब्जेक्टिव केस में है और देन को आपने प्रीपोजिशन कंसीडर किया होगा और प्रीपोजिशन के बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब मी की कंपैरिजन आप हिम से कर रहे हो या दे से कर रहे हो? ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस तरह के सेंटेंस में कि मी की कंपैरिजन अगर आप हिम से कर रहे हो तो हिम एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कर दी, सही है। लेकिन मी की कंपैरिजन ऐसा भी तो हो सकता है दे से हो रही हो, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे इस स्ट्रक्चर में कि मी की कंपैरिजन आप हिम से कर रहे हो या दे से कर रहे हो? तो इस सिचुएशन में अगर किया ये जाता है, इस स्ट्रक्चर में किया ये जाता है कि अगर आप मी की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कर रहे हो तब तो वो ऑब्जेक्टिव केस में सही है, लेकिन अगर आप मी की कंपैरिजन दे से कर रहे हो तब आपको लिखना चाहिए सब्जेक्टिव केस आई, ये बताने के लिए कि आई की कंपैरिजन दे से हो रही है। और जब यहां पर देन लिखोगे तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट होगा कि सर देन तो प्रीपोजिशन है तो उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आना चाहिए था, आपने सब्जेक्टिव केस में कैसे लिख दिया?
एक्चुअली में ये जो लिखा गया है सेंटेंस नीचे, ये बताने के लिए कि आई की कंपैरिजन दे से हो रही है। पूरा सेंटेंस लिखूं यहां पर, दे लाइक हिम मोर देन आई। ये जो नीचे वाला सेंटेंस मैंने लिखा है और देन के बाद आई लगाया है, सब्जेक्ट लगाया है, ये बताने के लिए कि आई एक सब्जेक्टिव केस में है और इसकी कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही हो रही है, ना कि हिम से। ये एक इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन है, इसको बोलते हैं इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन या इलेप्सिस। मैं यहां पे लिख देता हूं इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शंस, या इंग्लिश में इसको इलिप्सिस भी कहा जाता है। अब देखो इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन या इलिप्सिस होता क्या है। इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन में हम सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स को, कुछ फ्रेजेस को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि उनका समझना या उनका मीनिंग कंटेक्स्ट पर डिपेंड होता है। हमने पहले कंटेक्स्ट ऐसा जनरेट किया, सेंटेंस में हमने कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे जिनसे एक कंटेक्स्ट जनरेट हो गया, उसके बाद हमने किसी ऐसे वर्ड को लिखा या किसी ऐसी सिचुएशन को लिखा जिसमें उन नेसेसरी वर्ड्स को हटा दिया। देखो ये सेंटेंस होना क्या था, ये सेंटेंस होना था दे लाइक हिम मोर देन सॉरी आई लाइक हिम। यही तो सेंटेंस होना था, दे लाइक हिम मोर देन आई लाइक हिम। अब इस सिचुएशन में देन क्या है, कंजंक्शन है, लेकिन लाइक हिम की जगह आप डज भी लिख सकते थे, डज नहीं सॉरी डू। लाइक हिम या डू हटा दिए जाते हैं, ये वो वर्ड्स है जिनको ओमिट किया गया है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर से हटा दिया गया है। सेंटेंस को छोटे से छोटे, कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस करने के लिए, इसको कंसाइज करने के लिए, और इससे क्लैरिटी पर और आपके जो है फ्लो पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइक हिम या डू का अंडरस्टूड मीनिंग कंटेक्स्ट से आ रहा है। आपने पहले वो कंटेक्स्ट जनरेट कर दिया। जब आप ये सेंटेंस किसी के सामने लिखोगे तो आप इतना ही लिखोगे, बस आप इतना ये बता दोगे कि आई जो है सब्जेक्ट है और इसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जा रहा है। बाकी इसके बाद क्या प्रेडिकेट होना चाहिए। जब आप किसी लिसनर को ये बात बोलोगे दे लाइक हिम मोर देन आई, और आई आपने यहां पर लिखा है, तो उसके दिमाग में क्लियर हो जाएगा आई को सुनते ही कि आई की कंपैरिजन दे से की जा रही है, और किस से रिलेट करके कंपैरिजन की जा रही है, किस सिचुएशन में या किस एट्रीब्यूट में उसकी कंपैरिजन की जा रही है, वो एट्रीब्यूट लिखा है यहाँ पर इस प्रेडिकेट में। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, सेम होगी। तो ये सब जो है कंटेक्स्ट पर छोड़ दिया जाता है, इस तरह के जो वर्ड्स है वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, ओमिट कर दिए जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आप देन को प्रीपोजिशन कंसीडर कर सकते हो क्या, नहीं, कंजंक्शन ही कंसीडर करना पड़ेगा, और सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है जिसने एक डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ा है। हालांकि वो डिपेंडेंट क्लोज को जो है हमने इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन का यूज करके उसके जो कुछ वर्ड्स है, कुछ फ्रेजेस है जो कि हमें लगे नेसेसरी नहीं है दोबारा बताने के लिए, हमने उनको ओमिट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। किसी लेक्चर में जो है इसके बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा। ये बहुत सारी इंग्लिश की बहुत सारी स्ट्रक्चर में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि देन जो है सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर इसको प्रीपोजिशन कंसीडर कर लोगे तो फिर तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, फिर तो आप वर लगा ही नहीं पाओगे, सॉरी वाज लगा ही नहीं पाओगे, वर ही लगाना पड़ेगा, जो हमारा पहला सिनेरियो था। एक तीसरी सिचुएशन आ गई आपके पास, इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप इसको इलेप्सिस कंसीडर कर लोगे, इलेप्सिस कंसीडर करने के बाद आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर वन स्टूडेंट के बाद कोई क्लोज लिखी होगी, कोई प्रेडिकेट लिखा होगा जिसको हमने हटा दिया, तो क्या पहले आपने वो कंटेक्स्ट दिया है? कहीं उस कंटेक्स्ट का जिक्र नहीं है। जब आपने वो कंटेक्स्ट जनरेट ही नहीं किया है, तो आप वन स्टूडेंट को इसको कंजंक्शन और इसको सब्जेक्ट कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इलेप्सिस कैसे कंसीडर कर सकते हैं? भाई इलेप्सिस वहीं पर तो लगाई जा सकती है जहां पहले आपने कंटेक्स्ट दिया हो और लिसनर के दिमाग में वो बात हो कि ये कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में बात हो रही है,
इस चीज से रिलेटेड, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन आई और देगा क्या जा रहा है, लेकिन किस इंफॉर्मेशन से रिलेट करके कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड कर दिया आपने। कंटेक्स्ट आपने ऐसा दे दिया तो यहाँ पर आपने उसको लिखना जरूरी नहीं समझा। अपने सेंटेंस को कंसाइज करने के लिए, क्लैरिटी में अपनी बात को बोलने के लिए हम कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले कोई कंटेक्स्ट दिया ही नहीं है। तो अब अगर इसको आप कंजंक्शन कंसीडर करेंगे तो सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, ये वर्ड्स को जोड़ ही नहीं पाएगा। तो ये वाला जो आपका जस्टिफिकेशन है ये भी फेल होता हुआ दिखाई देता है। और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कोरिलेटिव कंजंक्शन में ये अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट की सिचुएशन होती है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, चॉइस होती है कि आप कौन से वाले नाउन को प्रेफरेंस दे सब्जेक्ट चूज करने के लिए। आप जो वर्ब के क्लोजर है, जो पास में है, उसको सिग्निफिकेंस देते हैं, उसको उसके हिसाब से वर्ब आप तय करते हैं, वर्ब एग्री करते हैं। लेकिन यहां पर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तब होता है ना जब आप इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको कर ही नहीं पाओगे। इलिप्सिस में भी कंसीडर नहीं कर पाओगे, इलिप्सिस की सिचुएशन यहां लग ही नहीं रही है, इसको प्रीपोजिशन ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जस्टिफिकेशन भी गलत होता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी है ये एक तरह की इंस्टीट्यूशनलाइज एरर है, एक ऐसी एरर, एक ऐसी गलती जो लोगों ने करनी शुरू कर दी। लोग इसको इसी तरह से बोलते रहे, अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है क्योंकि वन ट्रेवलर लगा हुआ है तो लोग इसको बोलते रहे, ग्रामर में इसने जगह बना ली और कुछ ग्रामेरियंस इसको जस्टिफाई करने लग गए अलग अलग तरीके से। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे यूसेज या शब्दों के ऐसे फंक्शन जो ग्रामर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को वोलेट करते हो या उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के स्कोप से बियॉन्ड चले जाते हो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जो है एग्री ना करते हो, ऐसे फ्रेजेस को, ऐसे वर्ड्स को या ऐसे फंक्शंस को हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या इडियोमेटिक यूसेज की लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया, ग्रामर में इसकी जगह बन गई, इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर कुछ ग्रामर इसको जस्टिफाई करने लग गए, कुछ ने रूल्स बना दिए, रूल्स नंबर 15 रट्टा मार लो, पूछो मत ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं अब इसको कोई आए मेरे पास, इसको लॉजिकली समझाए कि सर ऐसा इसलिए हो रहा है, इसलिए हमने बाज लगाई है, तो मैं ठीक है उसकी बात को समझने की कोशिश करूंगा। मेरे लॉजिकल सेंसेस को सेटिस्फाई करना होगा उस पर्सन को, उस ग्रामेरियन को, और मुझे बताना होगा कि क्यों यहाँ पर वाज लगाई जा रही है जबकि ये एक प्लूरल मीनिंग को रिफर कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ मेरे सामने आया तो मैं उस सिचुएशन को, उस करेक्शन को, उस रिफॉर्म को आपके सामने जरूर लाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या इडियोमेटिक फंक्शन में है, इसके साथ वाज इंजर्ड लगाई गई है और ग्रामेरियंस को नहीं पता क्यों लगाते हैं। ये एक तरह की इंस्टीट्यूशनलाइज एरर है, एक ऐसी गलती जो लोगों ने करनी शुरू कर दी और इसने इसी रूप में जगह बना ली। ये कितने साल रहेगी, 150 साल, 200 साल रहेगी, कब इसको चेंज कर दिया जाएगा, कब स्पीकर इसको छोड़ने लगेंगे और वर्ड यूज करने लगेंगे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसी चीजों में बदलाव आता है, लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है, अपने आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे करने के लिए लोग उसको इवॉल्व करते हैं, सोसाइटी उसको इवॉल्व करती है, स्पीकर उसको इवॉल्व करते हैं। आर इंजर्ड भी नहीं होना था, हैज इंजर्ड भी नहीं होना था, चूंकि पास्ट का कंटेक्स्ट है, लास्ट नाइट लगी हुई है, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। तो यहां पर आप कर दोगे वाज इंजर्ड, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। और एक ऐसी स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा आपको, देखो ये 4 सेंटेंस देखो, एक ही उसमें लिखवा दूंगा। मैंने लिखा मोर देन वन ट्रेवलर, क्या था, इंजर्ड। मोर देन वन ट्रेवलर क्या लगाओगे यहां पर, वाज लगाओगे, ठीक है। फिर मैंने लिखा मोर, अब क्या लगाओगे, वर लगाओगे। मोर, अरे यार, मोर वर इंजर्ड देन
वन ट्रेवलर। क्या किया मैंने, यहां पर मोर को प्रोनाउन कंसीडर किया है यानी कि सब्जेक्ट, और इसके हिसाब से मैंने वर लगा दी, और देन वन ट्रेवलर को एक प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में बाद में ले गया। प्रीपोजिशन ने अपने ऑब्जेक्ट को मोर से लिंक कर दिया। तो सेंटेंस तो वही है जो ऊपर वाला है, बस मैं प्रीपोजिशन फ्रेज को उठाकर पीछे ले गया। प्रीपोजिशन फ्रेज को उठाकर जैसे ही मैं पीछे ले गया तो स्पीकर्स के दिमाग से ये बात निकल गई कि वन ट्रैवलर जैसा भी कुछ है। उन्होंने मोर को देखा और वर लगाया, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है, ग्रामेटिकल है। आप इसको अगर ऐसे लिखने की कोशिश करें, मोर ट्रैवलर, तो आप ट्रैवलर लिख पाएंगे क्या? ट्रैवलर्स ही लिखना पड़ेगा, आपको एस लगाना पड़ेगा, फिर आपको वर इंजर्ड लिखना पड़ेगा। फिर यहां पर भी आप लगा सकते हैं देन वन प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं देन वन को पीछे ले गया तो फिर स्पीकर के दिमाग में से ये बात निकल गई कि वन जैसा कुछ है, एक यूनिट जैसी कुछ है। उन्होंने मोर को देखा डिटरमिनर के रूप में और ट्रैवलर का ट्रैवलर्स कर दिया। ये नाउन हो गया प्लूरल फॉर्म में, और मोर हो गया यहाँ पर डिटरमिनर। अब जब उन्होंने एक प्लूरल फ्रेज का इस्तेमाल किया तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो उन्होंने वर लगाया। तो कर क्या रहा हूं मैं नीचे के दोनों सेंटेंस में, उसी प्रीपोजिशन फ्रेज को अलग अलग जगह पे लिख दे रहा हूं। सेंटेंस का मीनिंग तो वही है, एसेंस वही है। इस तरह की एक और फ्रेज होती है, जरा उस पर ध्यान दो, ये भी आती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑल बट वन ट्रैवलर वाज इंजर्ड। अब यहां से ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो बट है प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है, और प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है तो ये इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूडिंग, मतलब कहना आप ये चाह रहे हैं कि ऑल, जो ऑल को, ऑल जिनको रिफर कर रहा है, जिन लोगों को, जिन ट्रैवलर को ऑल रिफर कर रहा है, वो सारे के सारे इंजर्ड हो गए, लेकिन उनमें से एक था जो इंजर्ड नहीं हुआ, जो बच गया। ऑल बट वन ट्रैवलर वाज इंजर्ड, ऑल एक्सक्लूडिंग वन ट्रैवलर वाज इंजर्ड। अब यहां पर भी वो वन ट्रैवलर को देख के वाज लगा देते हैं। ये भी एक तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज एरर है, इनकरेक्ट है, लेकिन इसी तरह से यूज किया जाता है। और इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूं, ऑल, अब ऑल को मैंने प्रोनाउन कंसीडर कर लिया, तो सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल, आप लिखते हो ऑल वर इंजर्ड बट वन ट्रैवलर। ठीक है, तो इस तरह के यूसेज जरा ध्यान रखना। वापस आते हैं सेंटेंस पर। 99 She stayed in Mumbai for 2 weeks over a project by an NGO working for the welfare of street children. सी यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। स्टेड हो गई मेन वर्ब, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, लिखा हुआ भी नहीं है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाई है। इन मुंबई, इन प्रीपोजिशन हो गया मुंबई। तो मुंबई की एक बाउंड्री है, एक रीजन है जिसको मुंबई कहा जाता है, क्लोज्ड लिमिटेड रीजन है। तो इतने क्षेत्र को तो मुंबई कह लोगे, इसके आसपास का क्षेत्र तो कुछ और हो गया। तो वो बाउंडेड रीजन, जिनकी बाउंड्री हो, उनसे पहले इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। सी स्टेड इन मुंबई, ठीक है, ये इन मुंबई एडवर्ब प्लेस हो गया स्टेट के लिए, स्टेट वर्ब, और इसके लिए एडवर्ब प्लेस लगा दिया इन मुंबई फॉर 2 वीक्स। फॉर हो गया यहाँ पर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है 2 वीक्स, ये ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए लगा है। फॉर प्रीपोजिशन को ड्यूरेशन, टाइम की ड्यूरेशन बताने के लिए लगाया जा सकता है। ओवर अ प्रोजेक्ट, ओवर प्रीपोजिशन के फंक्शन पर अगर मैं बात करूं, पिछले किसी लेक्चर में मैं इसके बारे में बता भी चुका हूं, तो आज उतने ही फंक्शन पर बात करेंगे जितनी हमें सेंटेंस में जरूरत हो सकती है, या जो मोस्ट इसके बेसिक फंक्शन है। ओवर को हम लगाते हैं, ओवर जब, देखिए ओवर जो है ना प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। अभी इसके प्रीपोजिशन वाले फंक्शन पे ही फोकस करेंगे। एडवर्ब वाला फंक्शन भी सेम मीनिंग में होता है, फंक्शन अलग हो जाएगा एडवर्ब का, लेकिन मीनिंग लगभग सेम ही होता है। जब प्रीपोजिशन होता है ओवर, तो पहली सिचुएशन तो ये है कि हायर या अबव पोजीशन को रिफर करता है, अबव और हायर देन समथिंग एल्स। ये इसका मोस्ट बेसिक फंक्शन है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, ये आपकी दीवार है, ये आपके कमरे की दीवार है, इस कमरे की दीवार पे ये कोई पेंटिंग लगी हुई है, यहां पर आपकी क्लॉक लगी हुई है। तो क्लॉक क्या है, पेंटिंग से हाइयर है ना, अबव है। तो आप लिख सकते हो द क्लॉक इज ओवर द पेंटिंग। इस तरह की वर्टिकल पोजीशन को रिफर करने के लिए, वर्टिकल पोजीशन में हाइयर या अबव दिखाने के लिए आप ओवर का इस्तेमाल कर लेते हो। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, कवरिंग समथिंग। कवरिंग समथिंग या एक ऐसी पोजीशन में, या ओवर एक ऐसी पोजीशन को रिफर करता है जिस पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, सी पुट लगाते हैं, सी पुट हर हैंड। अब देखिए यहाँ पे पुट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है मैंने, तीनों फॉर्म इसकी सेम ही रहती हैं। सी पुट हर हैंड ओवर माई आईज। तो अगर कोई लड़की आके इस तरह से हाथ रख ले तो उसने क्या कर लिया, मेरी आंखों को कवर कर लिया। तो उसी सिचुएशन को मैंने यहाँ पर लिखा है, सी पुट हर हैंड ओवर माई आईज। ओवर का मतलब कवरिंग, ठीक है। या इन ए पोजीशन हैंड जो है ऐसी पोजीशन में है जो कवर कर रहा है मेरी आईज को। एक सेंटेंस और लिखना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, सी पुट ऑन का मतलब होता है वियर। सी पुट ऑन हर ब्लैक सूट ओवर वाइट शर्ट। ठीक है, जब आप किसी सूट को या किसी कोट को या ब्लेजर को शर्ट के ऊपर पहनोगे तो ब्लेजर क्या करेगा, शर्ट को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर उसी पोजीशन को, उसी सिचुएशन को रेफर किया जा रहा है, हर ब्लैक सूट ओवर वाइट शर्ट। कवरिंग के मीनिंग में आ गया। तीसरा फंक्शन देख लेते हैं, तीसरा मीनिंग देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल डिस्कस इट ओवर लंच। तो ओवर यहां पर क्या रिफर कर रहा है, किसी पोजीशन को रिफर नहीं कर रहा, वो यहां पर रिफर कर रहा है ड्यूरिंग को। ड्यूरिंग के सिमिलर मीनिंग को रिफर करने के लिए भी हम ओवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लंच मतलब वो एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी की जितनी भी ड्यूरेशन रहेगी उस ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर आपका जो सेंटेंस है या सेंटेंस जो हमें करंट पब्लिकेशन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ओवर के बाद अब प्रोजेक्ट लगा है, प्रीपोजिशन के बाद अब प्रोजेक्ट लगा है। अब एक प्रोजेक्ट की भी तो कोई ड्यूरेशन हो सकती है। एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर वो प्रोजेक्ट एंड होगा। उन दोनों पॉइंट के बीच के टाइम को आप ड्यूरेशन कह सकते हैं। तो सर आपने ओवर प्रीपोजिशन को एक ड्यूरेशन के लिए रिफर करने के लिए लगा दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो पहले ही एक ड्यूरेशन लिखी हुई है। अब एक ही एक्शन को दो अलग अलग ड्यूरेशन पर या दो ड्यूरेशन पर दिखाया जा सकता है क्या, जब उस एक्शन के लिए आपने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन लगा दी तो अब दोबारा से ड्यूरेशन लिखने की आवश्यकता है क्या? ये रिडेंडेंट आइडिया हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। भाई प्रोजेक्ट तो तभी चल रहा है, प्रोजेक्ट आप लॉजिकली सोचकर देखिए कि ये जो 2 वीक्स यहाँ पर इसने स्टे किया है, ये प्रोजेक्ट का ही टाइम है। तो अब एक ही टाइम को, एक ही ड्यूरेशन को दो अलग अलग फ्रेजेस से लगाने की जरूरत क्या है? भाई प्रोजेक्ट का टाइम तो लिखा है ये 2 वीक, तो अभी यहां पर फॉर प्रीपोजिशन लगा के आपने ड्यूरेशन को रिफर किया, फिर आप ओवर प्रीपोजिशन लगाकर ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं दूसरे तरीके से। ये रिडंडेंट आइडिया हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओवर को यहाँ पर ड्यूरेशन को रिफर करने वाले फंक्शन में कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक ड्यूरेशन को रिफर करने वाली प्रीपोजिशन फ्रेज लगी हुई है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। फिर यहां पर ये ओवर गलत हो गया। अब जो ओवर गलत हो गया तो फिर क्या हो सकता है? इन अ प्रोजेक्ट, फॉर अ प्रोजेक्ट। फॉर अ प्रोजेक्ट ज्यादा लॉजिकल है,
ज्यादा सिंटैक्टिकली भी सही है, सिमेंटिकली भी सही है। फॉर लगा दोगे आप प्रीपोजिशन के रूप में पर्पस को रिफर करने के लिए कि मेरा स्टे करने का पर्पस क्या था, और उस प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, अ प्रोजेक्ट, कि मैंने जो स्टे किया, उसने जो स्टे किया मुंबई में, उसका स्टे करने का पर्पस क्या था। फॉर प्रीपोजिशन लगाया जाता है पर्पस को रेफर करने के लिए, तो यहां पर हम लगाएंगे फॉर अ प्रोजेक्ट, यानी कि फॉर लगाया जा रहा है पर्पस को रेफर करने के लिए, और पर्पस है क्या हमारा, प्रोजेक्ट। बाय एन एनजीओ, बाय प्रीपोजिशन लगाया गया उस प्रोजेक्ट को, डूअर को रेफर करने के लिए कि वो प्रोजेक्ट किसके द्वारा जो है तैयार किया गया है। बाय एन एनजीओ, बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, सुनते रहते होंगे सोशल मीडिया वगैरह में। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, गवर्नमेंट इनको ऑन नहीं करती, गवर्नमेंट इनको ऑर्गेनाइज नहीं करती है, गवर्नमेंट इनको फंड भी नहीं देती है, दे भी सकती है डोनेशन के रूप में, लेकिन फिर भी ये पब्लिक के लिए सोशल वर्क करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, वर्किंग लग गया, वर्क की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इस एनजीओ के लिए, और चूंकि ये भी एक वर्ब थी तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें रहेगा। हमने देखा यहाँ पर ये इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है, आगे लगा हुआ है फॉर प्रीपोजिशन, फिर वर्किंग के पर्पस को बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन ने पर्पस बताया, और पर्पस क्या है, द वेलफेयर। वेलफेयर हो गया हमारा नाउन फ्रेज, फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और किसके वेलफेयर की बात की जा रही है ये बताने के लिए हमने ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई, जो कि इस वेलफेयर के लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। चिल्ड्रन नाउन, स्ट्रीट हो गया एडजेक्टिव, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये हो गया आपका 99 सेंटेंस। आगे चल लेते हैं 100 पर। People arrived from all parts of the country and had walked miles to take a dip at the confluence of the river। यहाँ पर एक्चुअली में स्पेस नहीं है, ये कन्फ्लुएंस एक ही वर्ड होता है, CONFLUENCE। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है वो प्लेस या वो पॉइंट जहां पर दो रिवर मिल जाती है और फिर एक ही रिवर बन के आगे चलती है, जैसे गंगा यमुना का कन्फ्लुएंस है। कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक है, कन्फ्लुएंस का मतलब हो गया द पॉइंट और प्लेस वेयर टू रिवर मीट एंड कम टुगेदर, कम टुगेदर और फ्रॉम वेयर फ्लो टुगेदर, वहां से उस पॉइंट से आगे को एक साथ ही बहती है, इसे कन्फ्लुएंस बोला जाता है। ठीक है, प्यूपिल एक प्लूरल नाउन है, एक ऐसा नाउन है जो कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को जो है रिफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाता है। सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल, तो अराइव लगाया गया है, अराइव से नहीं लगाया गया। अब देखिए अराइव लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन को परमानेंट इफेक्ट के साथ कन्वे किया जा रहा है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको जो कि ऑलवेज वैलिड है, 10 साल पहले भी वैलिड थी, आज भी वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेगी, इस इफेक्ट के साथ बोला जा रहा है। ठीक है, प्यूपिल अराइव, अराइव जो है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। फ्रॉम यहाँ से प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट ऑल पार्ट्स। प्यूपिल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स, फ्रॉम लगाते हैं हम सोर्स या ओरिजिन को रिफर करने के लिए। अब ये जो सोर्स है ये स्पेस का सोर्स भी हो सकता है, टाइम का भी हो जाता है, किसी स्टेट का भी हो जाता है, किसी सिचुएशन का, किसी लेवल स्टैंडर्ड को भी हम सोर्स या ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि प्लेस को रिफर किया गया है, यानी कि प्यूपिल अराइव, और प्यूपिल का सोर्स क्या है, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया। ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है फ्रॉम ऑल पार्ट्स, एडवर्ब फ्रेज हो गई, एडवर्ब प्लेस हो गया इस अराइव इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। पार्ट्स के बारे में बताने के लिए किसके पार्ट्स की बात कर रही है, फिर से हमने एक जो है प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई, ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ऑफ द कंट्री। ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये ऑल पार्ट्स के लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, नाउन के लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। एंड लगाया गया कंजंक्शन के रूप में, और एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन जो है सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं।
यानी कि हैड जोड़ेगा, अगर वर्ब को जोड़ रहा है तो वर्ब से जोड़ेगा, यानी कि अराइव को जोड़ा जा रहा है वॉक से। अब देखो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी, ये आपने पास्ट परफेक्ट में कर दी, मतलब पास्ट में इसका कंप्लीशन कर दिया। ये हो गया टेंस का कॉन्ट्रडिक्शन। उस क्लोज को इस वाली वर्ब के टाइम के हिसाब से, टेंस के हिसाब से इसके टाइम को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो परमानेंट इफेक्ट के साथ दी है, तो हैड वॉक्ड माइल्स तो गलत हो जाएगा, और आर वॉकिंग माइल्स भी गलत हो जाएगा। देखिए आर वॉकिंग, यहाँ पे कोमा नहीं है यार, ये टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं। आर वॉकिंग माइल्स टू टेक ए डिप, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया जाता है प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाने के लिए। ये एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वैलिड एक्शन होता है, उससे पहले नहीं होगा, उससे बाद में नहीं होगा। जिस टाइम पर ये वैलिड होता है, जिस टाइम पर चल रहा होता है, उसी पॉइंट पर किसी भी उसी समय पर उसी ड्यूरेशन में किसी पॉइंट पर इसको गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है। लेकिन सिचुएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कुछ और होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक परमानेंट इफेक्ट के साथ होता है, ये टाइम इंडिपेंडेंट नेचर का या परमानेंट इफेक्ट का परमानेंट नेचर का जो है एक्शन होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आप नहीं लगा सकते हो। वॉक फॉर माइल्स टू टेक ए डिप, ये लगाना पड़ेगा। हैड वॉक भी गलत हो जाएगा, तो हैड वाले तो दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखने की कोशिश करते हैं आप, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी एक ड्यूरेशन में ही वैलिड होता है, यानी कि जिस समय पर आप बोल रहे हो उसी पॉइंट पर वो गोइंग ऑन रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला एक्शन। अब गोइंग ऑन तो यहाँ पर है, जिस पॉइंट पर आपने सेंटेंस को बोला उस पॉइंट पर गोइंग ऑन है, तो आपने लगा दिया प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। लेकिन गोइंग ऑन यहाँ पर है, स्टार्ट तो यहाँ कहीं हुआ होगा पहले, और यहाँ पर खत्म थोड़ी होगा। खत्म हो जाता तो कंप्लीशन में परफेक्ट स्टेट लगा देते, खत्म यहाँ कहीं होगा, आगे किसी पॉइंट पर खत्म होगा, तो एक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होता है। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि लोग आते हैं और आते ही रहेंगे और पहले भी आते थे। तो इस टाइप के एक्शन को हम परमानेंट इफेक्ट का एक्शन कहते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और स्टेट हम यहाँ पर प्रीफर करेंगे। एंड वॉक फॉर माइल्स टू टेक ए डिप, वॉक लग गई इंट्रांजिटिव नेचर की बात, इसको यहाँ पर यहीं पर इसको इस स्ट्रक्चर को यहीं पर इंटरप्रेट कर लेते हैं। वॉक लग गई इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब लग गई, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, फॉर लगा दिया गया प्रीपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए फॉर जो है ना, स्पेस और टाइम दोनों की अमाउंट को लिखने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे जब हम फॉर के साथ टाइम की अमाउंट लिखते हैं तो हम कहते हैं उसे ड्यूरेशन है। फॉर के द्वारा हम एक ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं, फॉर के द्वारा हम टाइम के अमाउंट को लिखने के साथ साथ डिस्टेंस के अमाउंट को भी लिख सकते हैं। 4 माइल्स क्या है, एक डिस्टेंस की यूनिट है, तो ये अमाउंट बताने के लिए कि कितने डिस्टेंस वो क्या, हम 4 के साथ उस ऑब्जेक्ट को, उस डिस्टेंस की यूनिट को लगा सकते हैं। 4 माइल्स, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, मीटर नहीं मीटर्स लगाओगे तो वॉक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। 4 प्रीपोजिशन लगा दिया डिस्टेंस की यूनिट लिखने के लिए, और माइल्स हो गया वो यूनिट, उसका ऑब्जेक्ट बन गया 4 प्रीपोजिशन का। टू टेक, 2 + V1 इन्फिनेटिव लगाया गया, इन्फिनेटिव लगाया गया इस वर्ब के पर्पस को बताने के लिए। और अगर इन्फिनेटिव वर्ब का पर्पस बता रहा है तो फिर ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। टेक खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, तो उसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया अ डिप। डिप मतलब डूब जाना, गोता लगाना। और कहां पर, एट द कॉन्फ्लुएंस। ये जो एट द कॉन्फ्लुएंस हो गई, कॉन्फ्लुएंस नाउन है, द उसके लिए आर्टिकल लगा है स्पेसिफिक करने के लिए, एट लगा है उसको स्पेसिफिक पॉइंट की तरह रिफर करने के लिए। स्पेस में या टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, किसी स्पेसिफिक प्लेस को रिफर करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन को लगा देते हैं। एट प्रीपोजिशन लगा उस स्पेसिफिक पॉइंट या प्लेस को रिफर करने के लिए स्पेस में। तो एट द कॉन्फ्लुएंस, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। किसके लिए, टेक के लिए। वर्ब टेक इन्फिनेटिव, ये जो आया है इन्फिनेटिव, इसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब है टेक, इस वर्ब के लिए क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। इस वर्ब का प्लेस बता रही है कि ये वाला एक्शन कहां पर होना है। ऑफ लगा दी गई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना। ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना, ये पूरी की पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज कॉन्फ्लुएंस नाउन के लिए एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है।
अब देखो ऑफ द रिवर्स, ये जो द आर्टिकल लगा है रिवर्स के लिए लगा है, ये गंगा और यमुना तो प्रॉपर नाउन है, उनके लिए तो द आर्टिकल लगा नहीं सकते थे, द आर्टिकल लगा है रिवर्स के लिए क्योंकि रिवर्स है कॉमन नाउन। अब गंगा एंड यमुना को एडिशनल वर्ड्स की तरह रिवर्स के साथ जोड़ा गया है, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था। कई बार यहाँ इस कॉमे को अंडरस्टूड मान लिया जाता है तो नहीं लगाया जाता। तो इस रिवर्स को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए, रिवर्स के बारे में कौन सी रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने गंगा एंड यमुना लिखा। और गंगा भी नाउन है, यमुना भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ कर लिख दिया। गंगा एंड यमुना इस रिवर्स के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह है, कोमा लगाकर लिखी जानी चाहिए थी। ये हो गया हमारा 100 सेंटेंस। 101 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ही हैज नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स। ठीक है, ही हो गया यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में। हैज नॉट टेकन, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही के हिसाब से बिल्कुल सही थी। नॉट एडवर्ब लग गया, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हैड के साथ परफेक्ट स्टेट को रिफर करने के लिए टेक की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब टेकन जो है ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। एनी कोचिंग, कोचिंग हो गया नाउन, एनी हो गया इसके लिए डिटर्मिनर कोचिंग के लिए। इन द गेम प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बताने के लिए कि किस सिचुएशन की बात की जा रही है। एडवर्ब के रूप में लग गया कि टेक कोचिंग की कहाँ बात, कोचिंग लेने की बात कहाँ की जा रही है, तो ये लग गया एडवर्ब की तरह। बट लगा दिया हमने एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट लगाया जाता है कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को, डिफरेंट सिनेरियो को रिफर करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब वो डिफरेंट सिनेरियो अपोजिट भी होता है, कई बार डायरेक्ट अपोजिट नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है, मीनिंग थोड़ा सा अलग होना चाहिए, मीनिंग में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या डिफरेंस है? ही हैज नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स। ठीक है, ही हो गया यहाँ पर प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है, और प्लेज यहाँ पर हो गई मेन वर्ब। प्रेजेंट की बात की जा रही है, वहां पे परफेक्ट लगाता है, यहाँ पर इंडेफिनिट लगा है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्ले है ये एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। जब ये ट्रांजिटिव होगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर इसको इनट्रांजिटिवली यूज किया गया है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन नहीं लिखा है। प्ले को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है, इनट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है, मतलब उनके बाद ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन आ भी सकता है और कोई ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन नहीं भी आ सकता है। ऐसी वर्ब को हम कहते हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। अपने फंक्शन, अपने मीनिंग के आधार पर ये दोनों ही फंक्शन में आ जाती है, ट्रांजिटिव फंक्शन में भी, इनट्रांजिटिव फंक्शन में भी। यहाँ पर प्ले को इनट्रांजिटिवली यूज किया गया है, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। लेकिन ये क्या है, ये गुड क्या कर रहा है यहाँ पर? देखिए गुड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव लगाते हैं हम किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और इससे पहले ना कोई नाउन लगा है ना इसके बाद कोई नाउन लगा है, तो ये एडजेक्टिव तो यहाँ पर गलत हो गया। एक्चुअली में यहाँ पर आना चाहिए था वेल। वेल होता है एक एडवर्ब, यहाँ पर वेल आना चाहिए था। और वेल भी क्यों आएगा? जब हमने देन लगाया है, मैनी प्रोफेशनल प्लेयर से कंपैरिजन कर रहे हैं ही का, फिर तो हम कंपैरिजन के सेंस में लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री वेल की होती है बेटर। इस इंफॉर्मेशन को जरा समझो। गुड एक एडजेक्टिव है और गुड का ही इसी मीनिंग का एक दूसरा वर्जन है वेल, ये एडवर्ब की तरह काम करता है। अब ये दोनों के दोनों ही ना पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेसिक चीजें आप जानते हैं, और मैं जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा ही। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? इन दोनों की, गुड की भी और वेल की भी, दोनों की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बेटर। हैंस बेटर आप एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में ये जो बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, ये जो बेस्ट है ये एडजेक्टिव भी हो जाएगा और एडवर्ब भी हो जाता है। तो आपने क्या किया,
गुड तो आप यूज कर नहीं सकते थे, वेल यूज करना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। वो मैनर को बताने के लिए आया है कि किस मैनर में प्ले वाले काम को वो करता है। तो एडवर्ब मैनर लगाया और एडवर्ब मैनर भी लगाएंगे कंपैरेटिव में। तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, ही प्लेज बेटर देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स। मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स, प्लेयर्स हो गया नाउन, प्रोफेशनल हो गया इस नाउन के लिए एडजेक्टिव, और मैनी एक डिटर्मिनर लग गया प्लेयर्स के लिए। अब देखो सिचुएशन क्या हो रही है, ये आपका ही एक पर्सन वर्सेस मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स, ये काफी सारे होंगे, कितने भी हो सकते हैं। तो वन वर्सेस इतनों की कंपैरिजन हो रही है। अब स्टूडेंट्स ने क्या रट्टा मार रखा है कि जब वन वर्सेस वन का कंपैरिजन हो तभी हम कंपैरेटिव डिग्री को लगाओगे। भैया ये वन का ही कंपैरिजन तो है, इसको एक ही यूनिट तो कंसीडर करोगे। नहीं घुसी बात दिमाग में, ऐसे समझो। मैं जो आपकी भ्रांतियां हैं उनको तोड़ने का काम भली भांति करता हूं, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, और मुझे पता है कि किस तरह की भ्रांति पाल के आप बैठे हुए हो। ये आरोप ही मुझ पे सबसे पहले लगाए जाते हैं कि सर आपने जो है कंफ्यूज कर दिया हमें। वो कंफ्यूजन नहीं होता, वो आपके अंदर का भ्रम भ्रांतियां टूट रही होती हैं। देखो वन आपसे कहा जाता है कि वन वर्सेस वन का कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, सही कहा जाता है आपसे, लेकिन आप वन वर्सेस वन के कंपैरिजन को ठीक से समझे नहीं। तो वन कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिनको आपने वन यूनिट कलेक्टिवली वन यूनिट कंसीडर किया हो। आप अमेरिका के लोगों को अगर इंडिया के लोगों से कंपैरिजन करोगे तो अमेरिका के लोग तो बहुत सारे हैं और इंडिया के लोग भी बहुत सारे हैं, तो भी आप वन वर्सेस वन का ही कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन आप एक किसी सिंगल यूनिट का कंपैरिजन न करके किसी एक ग्रुप का कंपैरिजन दूसरे ग्रुप से कर रहे हो। तो कंपैरेटिव डिग्री के केस में वन वर्सेस वन का कंपैरिजन ही होता है, लेकिन वो वन किसी एक सिंगल यूनिट को भी रिफर कर सकता है और किसी एक ग्रुप को भी रिफर कर सकता है। आप इसको क्या कहेंगे, आप ऑल वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो रहा है, हो कह सकते हो आप, लेकिन इस ऑल को आपने वन ग्रुप ही कंसीडर किया है। इसी प्रकार से आप वन वर्सेस इतनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो, इसको एक ग्रुप कंसीडर कर लोगे। उसी तरह से आप एक ग्रुप का कंपैरिजन किसी एक पर्सन से भी कर सकते हो। जो सुपरलेटिव डिग्री में आप कंपैरिजन करते हो, सुपरलेटिव डिग्री में जो आप कंपैरिजन करते हो वन वर्सेस ऑल का करते हो। अब इसमें क्या डिफरेंस है, सुपरलेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन करते हो वन वर्सेस ऑल का करते हो, भैया ऑल में ये वाला वन भी इंक्लूडेड होता है। अगर आप सचिन तेंदुलकर की कंपैरिजन ऑल क्रिकेटर से करोगे, CRICKETERS, सचिन तेंदुलकर की कंपैरिजन अगर आप ऑल क्रिकेटर से करोगे तो ऑल क्रिकेटर्स में सचिन तेंदुलकर इंक्लूडेड है। बात आ रही है आपको समझ में? अगर आप वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन कर रहे हो तो उस ऑल में इस एक पर्सन को इंक्लूड करके आप उसको ऑल बोल रहे हो। सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन अगर ऑल क्रिकेटर से करोगे तो आप उस ऑल क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, बाकी तो और कोई ऑप्शन यहां पर होने नहीं थे। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री आप नहीं लगा सकते, देन लगाया हुआ है आपने। यहाँ पर आप पॉजिटिव डिग्री भी नहीं लगा सकते, और गुड तो वैसे ही गलत हो रहा है। ये गुड वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। इस तरह से तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो। बहुत मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं एग्जाम में बिठा दिया जाए मुझे तो मैं भी यही करूँगा जो आप करते हो। मैं देखूंगा गुड नहीं आ सकता तो ये ऑप्शन भी हटा दो, ये ऑप्शन भी हटा दो। देन लगा है तो इसके साथ बेस्ट नहीं आ सकता, बेटर आएगा। इतना करना था बस। लेकिन ये चीजें आप
तभी लगा पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझो। कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं, जो कि सबसे जरूरी है। इस तरह से आप 1 2 4 सेंटेंस बना लोगे, 1 2 4 क्वेश्चन आप कर लोगे। भाई आपने क्या किया, आपने देखा गुड तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब मैनर चाहिए, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन ये आप बता कैसे पाए कि गुड नहीं आएगा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसी को समझाने का काम मैं करता हूँ। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है हमारी वीडियोस में। बाकी 101 सेंटेंस ही आपके सामने हो गया, आगे चलते हैं। Not only she objected to his proposal but also condemned it in strong terms. Condemned का मतलब criticize, अवहेलना की। Not only she objected, देखिए not only और but also ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। Not only कुछ लिखा होगा, फिर यहाँ पर फिर लिखा होगा but also, फिर बट ऑल्सो के बाद कुछ लिखा होगा। इस कोरिलेटिव कंजंक्शन में ये जो बट होता है ये होता है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन, और इस कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन लगाया गया है तो जोड़ने के लिए लगाया गया होगा। किसको जोड़ने के लिए लगाया गया है कैसे पता चलेगा, हमें देखना पड़ेगा इस कंजंक्शन को। कंजंक्शन देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो में केवल बट ही एक ऐसा वर्ड है जो कंजंक्शन के फंक्शन में है। तो जोड़ने वाला जो काम है, जोड़ने वाली जो भूमिका है वो बट के ऊपर है। बाकी जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो एडिशनल वर्ड्स हैं, उनके अपने अलग फंक्शन है। जैसे नॉट ओनली डिटर्मिनर भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि वो किससे पहले लगा है, किसको मॉडिफाई करने के लिए लगा है। ऑल्सो भी एक एडवर्ब है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन में केवल और केवल जोड़ने का काम बट कंजंक्शन का है। तो हमें बट कंजंक्शन का प्लेस देखना पड़ेगा ये तय करने के लिए कि किसको जोड़ा जा रहा है। तो बट ऑल्सो यानी कि बट कंजंक्शन लगा है कंडम से पहले, ये है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये मेन वर्ब है हमारी। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, वर्ब को जोड़ रहा है तो वर्ब से ही जोड़ेगा, यानी कि किससे जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा। अब जब बट कंजंक्शन ऑब्जेक्टेड को या कंडम को ऑब्जेक्ट से जोड़ रहा है, ऑब्जेक्टेड से जोड़ रहा है, इसका मतलब ये जो नॉट ओनली है ये भी इससे पहले लिखा होना चाहिए था। तो क्या कह रहा हूं मैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो जोड़ते वक्त एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करते हैं, यानी कि कंडम को रिलेट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट से, जोड़ा जा रहा है बट से, लेकिन रिलेट करने के लिए नॉट ओनली को यहां लिखना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस होना चाहिए था सी नॉट ओनली objected to his proposal, फिर आगे को बट ऑल्सो ऐसे ही लगा दिया। अब नोट ओनली को तो ऐसे लिख नहीं दोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से देखने की बात करो, ध्यान से देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बट ऑल्सो लगा है मेन वर्ब से पहले, कंजंक्शन अगर मेन वर्ब से पहले लगा है तो उसका जो दूसरा पार्ट है नॉट ओनली, जो कि कोरिलेट करने में हेल्प कर रहा है बट कंजंक्शन की, उस नॉट ओनली को भी हमने वर्ब से पहले लगाया है, और वर्ब से पहले लगाया है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एडवर्ब हो गया। वही वर्ब से पहले लगाया है तो एडवर्ब हो गया, और चूंकि नॉट के साथ है तो नेगेटिव एडवर्ब हो गया। तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इस फॉर्मेशन को, इस कंस्ट्रक्शन को लिखने का। अगर हम सेंटेंस को और ज्यादा फॉर्मल बनाना चाहते हैं, और ज्यादा लिटरेरी कंटेक्स्ट में लिखना चाहते हैं, निगेशन को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो नेगेटिव एडवर्ब को सेंटेंस के या क्लोज के शुरू में लिख देते हैं, और उसी तरीके से लिखा गया है नॉट ओनली को शुरू में। लेकिन जब नेगेटिव एडवर्ब को शुरू में लगाया जाता है तो क्लोज को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। नॉट ओनली सी ऑब्जेक्टेड नहीं, नॉट ओनली डिड सी ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट ओनली डिड सी ऑब्जेक्ट, ये इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। नेगेटिव एडवर्ब शुरू में आ गया, फिर उसके बाद आई हेल्पिंग वर्ब, फिर सी आया सब्जेक्ट, फिर आया ऑब्जेक्ट। ये हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। भाई क्यों लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम डिड के साथ? भैया जब हमने पास्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, पास्ट टेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म तो है। जब पास्ट टेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने डू का डिड कर दिया,
तो अब इसको सेकंड फॉर्म में इसका इन्फ्लेक्शन करने की क्या जरूरत है भाई। डू का डिड किया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में आते ही हमने डू डज का डिड कर दिया, तो उस पास्ट टेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने डू डज का डिड कर दिया। तो अब बेस फॉर्म, अब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे इस या मेन वर्ब का इन्फ्लेक्शन करने की क्या जरूरत है, जब हमने हेल्पिंग वर्ब का रिफ्लेक्शन करके ही उस एट्रीब्यूट को, उस मीनिंग को कन्वे कर दिया। तो इसलिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। परफेक्ट स्टेट में तो आना ही नहीं है, परफेक्ट स्टेट का तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये वाला एक्शन पहले हुआ था। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन लगा था वर्ब से पहले, तो हमने तय किया कि दो वर्ब को जोड़ा जा रहा है, कंडम को जोड़ा जा रहा है ऑब्जेक्टिव से, और कोरिलेट करते हुए जोड़ा जा रहा है। तो जो वर्ड्स को, जो फ्रेज नॉट ओनली कोरिलेट करने के लिए आएगी वो ऑब्जेक्टिव से पहले लगेगी। तो क्लोज हमारी ये हो जानी चाहिए थी, सी डिड नॉट ओनली ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल। लेकिन हम अगर इस क्लोज को और फॉर्मल, ज्यादा फॉर्मल या ज्यादा लिटरेरी वे में लिखना चाहते हैं, या निगेशन को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो नॉट ओनली को, जो कि मूल रूप से एक नेगेटिव वर्ब के फंक्शन में है, उस नेगेटिव एडवर्ब को शुरू में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव एडवर्ब से किसी क्लोज की स्टार्टिंग करते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। तो सी ऑब्जेक्टेड नहीं, डिड सी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। इतनी सी बात है। ये सारे ऑप्शन इसीलिए गलत हो गए। 102 का फर्स्ट हो गया। 103 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड एट इलाहाबाद सिंस सेंचुरीज नाउ बिकॉज इन द पास्ट 2 decades इट हैज ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट। द कुंभ मेला, मेला हो गया नाउन, कुंभ हो गया यहाँ पर इसके लिए एडजेक्टिव। एक्चुअली में एडजेक्टिव भी नहीं है। कुंभ का के देखोगे और मेला का एम देखोगे तो एक इवेंट का नाम लिखा है, एक कंपाउंड नाउन लिखा है, ठीक है। दोनों के दोनों जो है नाम है। ये कुंभ मेला एक सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल होगा, एक कंपाउंड नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। द लगा दिया आर्टिकल, इसके स्पेसिफिक नेचर को रिफर करने के लिए, इसको रेस्पेक्ट देने के लिए, इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करने के लिए। द कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड, हैज बीन हेल्ड, हैज हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, बीन भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। देखिए हैज लगी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट स्टेट में ले आने के लिए, बीन को हेल्पिंग वर्ब की तरह लगाया इसको पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी आ जाए पैसिव स्ट्रक्चर। एट प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी क्या है, इलाहाबाद एक सिटी का नाम है तो ए कैपिटल ए बना है, और ये जो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर लगा है सिंस सेंचुरीज। सेंचुरी के बारे में अगर मैं रिफर करूं तो ये जो सेंचुरी वर्ड है ये एक पीरियड है। सेंचुरी का मतलब है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो सेंचुरीज भी क्या हो गया, बहुत सारे पीरियड हो गए। अब जब पीरियड को रिफर कर रहे हैं तो हमें सिंस लगाना चाहिए क्या, नहीं, हमें लगाना चाहिए फॉर। और देखो जहां भी सिंस लग रहा हो उस ऑप्शन को तो ऐसे ही हटा दो। नो इम्प्रूवमेंट भी हट गया, और सिंस ये वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी हट गया, 4 ही आएगा। अब यहाँ पर 4 लगाया और नीचे वाले में 4 लगाया। चलो आगे इंटरप्रेट करते हैं, देखेंगे। नाउ लगा हुआ है एडवर्ब के रूप में। बिकॉज इन द पास्ट 2 decades, बिकॉज एक कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और ये जिस क्लोज को जोड़ता है वो क्लोज रीजन या कोज होती है मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन का। मतलब मेन क्लोज में जो भी हुआ उसका रीजन है। ये क्या है रीजन, इन द पास्ट। पहली बात तो हमारे दोनों ऑप्शन में बिकॉज है नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि क्या बिकॉज यहाँ पर आ सकता था, क्या कोई ऑप्शन ऐसा भी होता जिसमें बिकॉज लिखा होता तो क्या सोचते, क्या करते, ठीक है। मैं तो सारी पॉसिबिलिटीज को बता के चलता हूँ। मुझे चाहिए आपका कंप्लीट डेवलपमेंट, आपके सोचने समझने की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ मैं इंग्लिश के फील्ड में। तो द कुंभ मेला हैज़ बीन हेल्ड एट इलाहाबाद 4 centuries नाउ। अब देखो ना बिकॉज, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए सिंस की वजह से। अब यहाँ पर भी बिकॉज नहीं है, यहाँ पर भी बिकॉज नहीं है। यहाँ पर बट दिया है उसको भी जानेंगे, और यहाँ पर मोर ओवर दिया है उसको भी अभी जानेंगे। लेकिन क्या किसी ऑप्शन में बिकॉज होता
तो उसको सही कंसीडर कर सकते थे। ये जानने के लिए इस सेंटेंस को ऐसे इंटरप्रेट कर लो, बिकॉज एक कंजंक्शन हो गया, इसके द्वारा जो लिखा जाता है वो एक क्लोज लिखा जाता है या रीजन लिखा जाता है। और रीजन में क्या लिखा हुआ है, इस क्लोज बिकॉज के बाद जो क्लोज स्टार्ट हो गई, इन द पास्ट 2 डिकेड्स, इन द पास्ट 2 डिकेड्स, डिकेड्स नाउन हो गया, टू एक कार्डिनल नेचर का डिटर्मिनर हो गया, पास्ट लग गया एक एडजेक्टिव, द लग गया एक आर्टिकल, ये रिफर करने के लिए, और इन हो गई प्रीपोजिशन। और ये जो पूरी की पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज है ये क्या लग रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम लग रही है। इट हैज ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट, इट लग गया सब्जेक्ट के रूप में, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये लग गया। ग्रोन इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा नहीं, इनटू अ मेगा इवेंट। ग्रो एक्चुअली में ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, यहाँ इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है। प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लग गया कि ट्रांसफॉर्म होके, ग्रो होके, अब वो क्या हो गया, अब वो एक कभी वो मेला था, अभी वो मेगा इवेंट हो गया, ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया, इवेंट नाउन हो गया, मेगा उसके लिए एडजेक्टिव बन गया, और लग गया आर्टिकल। अब देखो एक और चीज है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दूं, द पास्ट 2 डिकेड्स, देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पास्ट का टाइम है, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले भी किसी लेक्चर में बताया है कि अगर लिखा होता पास्ट 2 डिकेड्स या लास्ट 2 डिकेड्स, तो ये तो हो जाते हैं ऐसे एडवर्ब जो पास्ट के टाइम को रिफर करते हैं, केवल पास्ट के टाइम को। लेकिन अगर द पास्ट 2 डिकेड्स लिखा है तो इसका मतलब है अभी जो डिकेड चल रहा है वो, और उससे पहले वाला डिकेड। तो पहले वाला डिकेड तो पास्ट का हो गया, अभी वाला जो डिकेड हो गया वो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। पास्ट प्लस प्रेजेंट की जो सिचुएशन हो जाती है उसके लिए टेंस हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इस पर मैं बात कर चुका हूं। लेक्चर जो भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर कंटिन्यू देख रहा है, जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर को डाला हुआ है उसी सीक्वेंस में अगर कोई स्टूडेंट मेरे लेक्चर को देख रहा है तो इतनी सी चीज भी, एक भी कॉन्सेप्ट भी उसके रडार से, उसके स्कोप से बचेगा नहीं। तो क्या इस पूरी क्लोज को, पहली वाली क्लोज का कोज या रीजन कंसीडर किया जा सकता है? क्या कहा जा सकता है द कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड एट इलाहाबाद, उसका रीजन ये है कि ये मेगा इवेंट में बदल गया? नहीं, लॉजिकल नहीं है। देखिए जो कोज होते हैं, जो रीजन होते हैं, वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं। कोई सिचुएशन हुई, कोई एक्शन हुआ, यानी कि पहला वाला जो एक्शन हुआ उसका कोज या उसका रीजन, यानी कि वो कुंभ मेला इलाहाबाद में हेल्ड किया जाता है, इलाहाबाद में होता है, तो उसका रीजन ये है कि वो मेगा इवेंट हो गया? नहीं, कोज या रीजन जो होते हैं वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं। बिकॉज अगर किसी ऑप्शन में लिखा भी होता तो भी मैं इसको गलत ही मानता। अब पहले में से और फोर्थ में से देख लेते हैं। फोर्थ सेंचुरी सही है, नाउ एडवर्ब के रूप में लगा है, बट इन द पास्ट, यानी कि बट को लगाया गया है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है कॉन्ट्रास्ट इन्फॉर्मेशन को जोड़ता है। और कॉन्ट्रास्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन मतलब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो मीनिंग में, थीम में थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो क्या इन दोनों इन्फॉर्मेशन को, दोनों क्लोजेस को एक दूसरे से डिफरेंट कंसीडर किया जा सकता है? किया जा सकता है, मीनिंगफुल, मीनिंग वाइज डिफरेंट है। वहां पर आप ये बता रहे हैं कि इलाहाबाद में होता है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मेगा इवेंट हो गया। ठीक है, और वैसे भी कंजंक्शन तो हमें चाहिए, कंजंक्शन की जरूरत तो हमें हर हालत में पड़ेगी, क्योंकि हम दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन एक वजह से और गलत हो गया। पहली बात तो यहाँ पर मोर ओवर लगा है, फोर्थ सेंचुरी सेम है, 9 लगा है, मोर ओवर जो लगा है, मोर ओवर एक तरह का एडवर्ब है, और इसका मतलब है ऑल्सो। मोर ओवर एक तरह का एडवर्ब है और इसका मतलब होता है ऑल्सो एंड मोर इम्पोर्टेंटली। मोर इम्पोर्टेंटली, ऑल्सो एंड मोर इम्पोर्टेंटली। मोर ओवर किसी एक ऐसी इंफॉर्मेशन से पहले लगाया जाता है जिसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर कर रहे हो। तो मोर ओवर लगाकर आप इस पूरी क्लोज को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन तो रिफर कर देते, जो कि लॉजिकल होता, मीनिंगफुल होता, सिंटैक्टिकली भी सही होता, लेकिन
दो क्लोजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन कहाँ है? इस वाले चौथे ऑप्शन में तो कोई कंजंक्शन लिखा ही नहीं है, जबकि हमारे पास दो क्लोज हैं, तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत तो आवश्यक रूप से ही पड़ेगी। हमें एक कंजंक्शन की आवश्यकता है और वो कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है। अब देखो, जो स्टूडेंट्स मेरे बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट जानता है, समझता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप हो गई है, वो क्या करता, वो देखता सेंचुरीज लिखा हुआ है, सेंचुरीज के साथ सिंस तो आएगा नहीं, मतलब नो इम्प्रूवमेंट, और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर वो देखेगा कि क्या ये रीजन हो सकता है, भाई नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, तो बिकॉज भी नहीं है ऑप्शन में। अब वो ऑप्शन की हेल्प भी लेगा, अपने कॉन्सेप्ट भी लगाएगा, अब उसका काम और आसान हो गया। भाई वो देखेगा कि सिंस सेंचुरीज के साथ सिंस आ नहीं सकता, तो दूसरा और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर वो देखेगा कि जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें तो कोई कंजंक्शन ही नहीं है, जबकि हमें क्लोज जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, तो वो इसको भी हटा देगा। फिर तो एक यही ऑप्शन बचा। कितना कितना मतलब इजी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सारी चीजों को समझते हैं तो आपका टाइम बचेगा, बढ़ेगा नहीं। एक बार आपने अपनी समझ डेवलप कीजिए, इंग्लिश की स्ट्रक्चर को जान लीजिए। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन द टू ब्रदर्स। इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोडक्टरी नेचर का प्रोनाउन है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को लिखने से पहले जिसके बारे में सेंटेंस में बाद में बताने वाले हैं। इट इज डिफिकल्ट, इज हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, उसके बाद लिखा हुआ है डिफिकल्ट एडजेक्टिव, जो कि इट सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इट लगाया किसके लिए गया था, ये बताने के लिए हमने यहाँ पर इन्फिनिटिव लगाया। ये जो इन्फिनिटिव आया है ये इट के बारे में बताने के लिए आया है, तो मैं इसको एडजेक्टिव कह सकता हूँ। अब कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि नहीं सर, ये जो डिस्टिंग्विश है डिफिकल्ट के बारे में बताने के लिए आया है कि क्या चीज डिफिकल्ट है, तो वो इसको एडवर्ब भी कंसिडर कर सकता है। दोनों ही स्टूडेंट सही कह रहे हैं। इसको एडजेक्टिव भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, एडवर्ब भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से मिलेंगे कि आप एक वर्ड को, एक फ्रेज को एक से ज्यादा तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। सिंटैक्टिकली होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। अभी जो डिस्टिंग्विश है इसका मतलब क्या है? डिस्टिंग्विश का मतलब है टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस between two person or things. To notice and understand the difference between two person and or things. दो लोगों या दो चीजों के बीच में किसी डिफरेंस को नोटिस या अंडरस्टैंड करना। अब डिस्टिंग्विश के साथ हम किस तरह की स्ट्रक्चर यूज करते हैं? डिस्टिंग्विश के साथ यूज होने वाली स्ट्रक्चर है डिस्टिंग्विश के साथ बिटवीन। अब देखो, ये जो डिस्टिंग्विश जो वर्ब है ना, डिस्टिंग्विश जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव, अरे यार, डिस्टिंग्विश जो वर्ब है ना ये ट्रांजिटिव नेचर की भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव नेचर की भी हो सकती है। ट्रांजिटिव नेचर की होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांजिटिव नेचर की होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। फिर ये प्रीपोजिशन लेगी, और प्रीपोजिशन ये लेती है बिटवीन। क्यों लेती है बिटवीन? क्योंकि दो लोगों के बीच में डिफरेंस की बात हो रही है, तो हमें दो लोगों को रिफर करने के लिए बिटवीन प्रीपोजिशन को लगाना पड़ता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब हमने बिटवीन लगा दिया है प्रीपोजिशन के रूप में, तो यहाँ पर जो भी लिखी जाएंगी वो दो यूनिट होंगी। दो लोग भी हो सकते हैं, दो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, है ना, दो थिंग्स भी हो सकती हैं, दो ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकते हैं, मतलब दो यूनिट होंगी। तो यहाँ पर एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, एंड लगाकर यहाँ पर एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एंड लगाकर एंड कंजंक्शन लगा दिया, दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ दिया, यानी कि दो यूनिट हो गई, पहली यूनिट दो यूनिट। या फिर इन दोनों यूनिट को सम्मिलित रूप से लिख दो, बिटवीन टू यूनिट्स, ऐसे लिख दो। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, टू ब्रदर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया डिस्टिंग्विश का इंट्रांजिटिव फंक्शन। तो डिस्टिंग्विश के साथ आप बिटवीन लगाकर चलेंगे, और बिटवीन के बाद टू यूनिट होनी चाहिए, और टू यूनिट अलग अलग है तो एंड कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा। एक साथ लिखी हुई है तो सही है, मीनिंगफुल है। तो कहाँ आ रहा है? देखिए, अमंग तो दो से ज्यादा के लिए लगाते हैं, ये तो वैसे ही हटा दो। इन भी नहीं लगाया जाएगा,
ठीक है, इन तो यहाँ पर भी गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। डिस्टिंग्विश के साथ आता है बिटवीन प्रीपोजिशन, और बिटवीन के बाद 2 यूनिट लिखी हुई है, द टू ब्रदर्स। तो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। एक तरीके से मैंने क्या कहा था, डिस्टिंग्विश ट्रांजिटिव भी हो जाता है, इंट्रांजिटिव भी हो जाता है। इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है आपके सेंटेंस में डिस्टिंग्विश के बाद बिटवीन लेके। डिस्टिंग्विश को अगर मैं ट्रांजिटिवली लिखने की कोशिश करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इसी सेंटेंस को मैं दूसरे शब्दों में लिखने की कोशिश करता हूं, डिस्टिंग्विश वर्ड को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह कंसीडर करके। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, दे लुक सिमिलर, कोमा, सो, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया, दे लुक सिमिलर सो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। ठीक है, डिस्टिंग्विश को मैंने ट्रांजिटिवली यूज कर लिया, और ट्रांजिटिव के बाद हो गया, ट्रांजिटिव के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट वन, फिर मैंने उस वन को दूसरे से अलग दिखाने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज किया, और इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट। तो डिस्टिंग्विश वन यूनिट फ्रॉम द अदर यूनिट, आप इस तरह से भी जो है डिस्टिंग्विश को यूज कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप डिस्टिंग्विश को ट्रांजिटिवली यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है सोचिए, समझिए, वही चीजें सही हैं जो आपके दिमाग को लॉजिकली सही लगती हैं, चाहे मैं कहूं, चाहे कोई और विद्वान कहे, या कोई साधारण व्यक्ति कहे, या कहीं किसी किताब में लिखी हो, गूगल पर हो, या कोई भी कुछ भी कह दे। जो आपको सही लगे, जो आपके सेंसेस को लॉजिकली सेटिस्फाई कर सके, जो आपको मीनिंगफुल लगे, उन्हीं बातों को सही मानिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आपके दिमाग से ताकतवर चीज दुनिया में कोई नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।